वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव और मैं एक पाकिस्तानी। रिएक्शन और रिव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ एक न्यूज़ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरे मुतालिक है, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा। वो ये है कि मैंने एक अपने नाम से muniralive.com के नाम से एक डोमेन लिया और उसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है muniralive.com, यानी कि www.muniralive.com। इसमें क्या है, इसमें काफ़ी अच्छी सी इंफॉर्मेशंस के साथ मैं आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.muniralive.com का, वहाँ पे जाकर आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे किस किस्म के आर्टिकल्स हैं। इसमें काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज के मुतालिक इंफॉर्मेशंस हैं, जो न्यू क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर रिलीज़ हो रही है, उनकी प्राइस प्रेडिक्शंस क्या हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन हुए हैं, एक कॉइन जो डॉज कॉइन है उनका एक अल्टरनेटिव एक नया कॉइन आया है जो कि एज अ चाइल्ड कॉइन है, उनका बेबी डॉज कॉइन अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं जो कि रिलीज़ हुए। अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके आर्टिकल है बेबी डॉज प्राइस प्रेडिक्शन के नाम से। इस आर्टिकल के अंदर मैंने तमाम इंफॉर्मेशन इस कॉइन के मुतालिक दी है और ये क्या है, ये कैसे वजूद में है बेबी डॉज, और ये डॉज कॉइन ने अल्टरनेटिव एक और कॉइन क्यों निकाला है मार्केट के अंदर, और इसकी प्राइस प्रेडिक्शंस क्या है। इसी तरह मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के मुतालिक जो कि मैंने अभी लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। 5-6 आर्टिकल्स आ चुके हैं डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर, जैसा कि शिबा टोकन बाइनेंस हैं और न्यू डिजिटल डॉलर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना एक जो डॉलर है यूएस का, उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर भी निकालना चाह रहा है। तो उसके मुतालिक भी आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो आप लाजमी जाकर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munir.alive, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से। कोई भी वजह है, कोई भी सजेशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम munir.alive। आज मैं जो सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग भी है कि ऐसी क्यों कोई ऐसी वीडियो बनाएगा और कैसी ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमैनिटेरियन, मेरा मानना है कि हर एक की राय को सुनना चाहिए आराम से, ताकि आप अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान सके, समझ सके और उसके बाद अपना रिएक्शन देना चाहिए। तो अब आप समझेंगे ऐसी कौन सी वीडियो है। वो ये वीडियो है कि टाइटल है वीडियो का, कैन इंडिया एनेक्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ कश्मीर। और ये जिनकी वीडियो है उनके यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ एजुकेशन। क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड है तो मैं इनका इंडियन एजुकेशन बेस्ड के ऊपर समझना चाह रहा हूँ कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आम लोकल पीपल का कश्मीर से मुतल्लिक। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, कश्मीर से मुतल्लिक क्या, कश्मीरी पीपल्स के मुतल्लिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के अंदर न्यूट्रल रहकर कोई राय दी गई हो, ना कि सिर्फ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से राय दी गई हो। तो एजुकेशन बेस्ड अगर आप हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे भी ज़्यादा कुछ ना कुछ थोड़ा सा पता है कि हिस्ट्री को कैसे रीड किया जाना चाहिए और हिस्ट्री को कैसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू दूंगा एज अ पाकिस्तानी और एज अ न्यूट्रल हिस्टोरियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का एक अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक किया। आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी। POK जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली एनेक्स किया था। तब से इस एरिया को इंडिया द्वारा POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले जम्मू एंड कश्मीर पर 30% यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंडर है। 10% एरियाज़ यानी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के अंडर है और 60% एरिया इंडिया के अंडर है।
आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीओके इशू के हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि इंडिया का इस पर स्टैंड क्या है और क्यों इंडिया पीओके को वापस नहीं ले पाया। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया पीओके को एनेक्स कर सकता है। हम इसके इम्प्लीकेशंस और इंडिया के पास अवेलेबल ऑप्शंस की भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऑटोनमस टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। दोनों ही रीजन्स इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। मुजफ्फराबाद इस रीजन का कैपिटल है जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नीलम, जिसे इंडिया में किशन गंगा कहा जाता है, पर स्थित है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर से 5 टाइम्स बड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान फिलहाल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा 7,000 मीटर एंड अबव वाले माउंटेन पीक्स हैं और वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पैरामाउंटेंसी अबेंडन की। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन कहाँ होना चाहिए, इस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कौन कहाँ जाना चाहता है इसको लेकर भी काफ़ी विवाद थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने पीजेंट्स पर प्यूनिटिव टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किया था। इस टैक्स के खिलाफ लोकल रिवॉल्ट हुआ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ब्रूटली सप्रेस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के हाई हैंडेडनेस के कारण पूंछ में, जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करता है, वहां अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया और अक्टूबर 3, 1947 को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। अक्टूबर 21 को एक अहम घटना घटी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पाश्तून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुसे। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर था। अक्टूबर 24 को महाराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो इंडिया में एक्सीड नहीं करते। अक्टूबर 26 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सीड कर दिया। इंडिया को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैंडओवर किया गया। इंडिया ने इमीडिएटली ट्रूप्स श्रीनगर भेजी और इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गई और इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट पर ला दिया। 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड स्टेट्स में रेस किया। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ करने के लिए कहा गया। सब्सिक्वेंटली इंडिया को मिनिमम ट्रूप्स का आदेश दिया गया और विड्रॉ के बाद प्लेबिसाइट होल्ड करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरिए लोगों का किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन स्टैब्लिश हुआ और दोनों साइड्स ने अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन मेंटेन किया, जो रफली मॉडर्न डे लाइन ऑफ कंट्रोल से मैच करता है। कुछ सालों बाद 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या शाशगम ट्रैक्ट को चाइना को गिफ्ट किया। गिलगिट बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड शाक्सगम अब चाइना के शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट बन गया है। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डेजिग्नेट किया गया और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। फरवरी 22, 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन, इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी के साथ इंडिया ने डिमांड किया कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरीज वैकेट कर दे। सितंबर 26, 2020 को यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने यही स्टैंड रिट्रेट किया और अपना फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने की बात की।
लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविजनल 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया। ये यूएन रेजोल्यूशंस, कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दोनों को वायलेट करता है। पीओके इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कई रीजंस हैं। स्ट्रैटेजिकली पीओके कई कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान और नॉर्थ में शिनजियांग चाइना, और साथ ही साथ ईस्ट में इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। जियोग्राफिकली पीओके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज से अबेंडेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मीरपुर और मुजफ्फराबाद में गोल्ड, कोल, चौक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट अवेलेबल है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया है, जो पीओके से पास होता है, और ये इंडिया के सोवर्निटी पर मेजर थ्रेट है। इसी के साथ गिलगिट वाया अफगानिस्तान इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट लिंक बन सकता है। इंडिया के कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के बावजूद हम पीओके को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इसके कई रीजंस हैं। पीओके के माउंटेनियस टेरेन के कारण उसे एक्सेस करना डिफिकल्ट है। वहीं पाकिस्तानी टेरिटरीज लेस एलिवेशन पर होने के कारण इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की प्राचीन काल से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है और हर एक सरकार उस पर कायम रही है। बट हाँ, अगर पाकिस्तान कोई वॉर फ्रंट खोलता है तो फिर एक अच्छा मौका बन सकता है इंडिया के लिए पीओके वापस लेने का। पीओके में कई जिहादिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट्स रखते हैं। इसके अलावा यहाँ की एथनिकली नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन अपने आप को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाती। इस कारण इंडिया के लिए इतने सालों बाद इनका सपोर्ट स्टैब्लिश करना भी टफ हो सकता है। अगला रीज़न है चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव और CPEC इनिशिएटिव। अगर इंडिया पीओके में इंट्रूड करता है तो हमें चाइनीज़ एग्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। फाइनली पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 280 kgs का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम स्टॉक पाइल है। न्यूक्लियर रिटेलिएशन और पॉसिबल वॉर दुनिया भर के लिए एक हेडेक हो सकता है और इस पूरे रीजन के पीस को हिंडर कर सकता है। इसलिए भी पीओके को मिलिटरीली कैप्चर करना एक मेजर चैलेंज रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स के इमरजेंस ने दुनिया भर के देशों को किसी भी तरह के वॉर में एंगेज होने से सेटर किया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, लेकिन यूएसए के ताइवान को सपोर्ट की वजह से उसने आज तक इसे मिलिटरीली कैप्चर करने के प्लान को बैक बर्नर में रखा है। इंडिया को अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। पहला ऑप्शन है कि इंडिया एक पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल सेटअप कर सकती है, जिसमें पीओके रेफ्यूजीज पार्टिसिपेट करेंगे। इस स्टेप से पीओके रेफ्यूजीज को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना ग्रीवियंस वॉइस करने के लिए, और वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी बन सकते हैं। पीओके की पॉपुलेशन ने कई बार पाकिस्तान के रिप्रेशन के बारे में आवाज़ उठाई है। इंडिया इस पॉपुलेशन का सपोर्ट पीओके के रेफ्यूजीज के थ्रू गेन कर सकता है और पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल में एलिनेट कर सकता है, जो पीओके पर अपने स्टैंड को मजबूत करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व्ड हैं, जो फिलहाल वैकेंट हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब तक पाकिस्तान इसको वैकेट नहीं करता और पीओके में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट नहीं होते, तब तक ये सीट्स वैकेंट रहेंगी। इस एक्ट को अमेंड करके सीट्स भरी जा सकती हैं और पीओके का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो सकता है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी काफ़ी निगलेक्टेड फील करते हैं। उन्हें अब तक पाकिस्तान में फुली इंटीग्रेट नहीं किया गया है और वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस भी फेस करते हैं। इसी के साथ बढ़ते चाइनीज़ प्रेजेंस के कारण लोकल फियर करते हैं कि उनकी टेरिटरी चाइना को सौंप दी जाएगी। इस कारण इंडिया एडवांटेजियस पोजीशन में होगी अगर गिलगिट बाल्टिस्तान रिप्रेजेंटेटिव और प्रो इंडिया एक्टिविस्ट को इंडिया में रहने का इन्विटेशन दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया को चाइना के साथ ओपन डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। इस स्टेप के द्वारा हम गिलगिट में CPEC इन्वेस्टमेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा वो काफ़ी डिबेटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स को सपोर्ट किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबानी इंसर्जेंसी के कारण पॉलिटिकली अनस्टेबल है।
यूएसए के विड्रॉल के बाद अगर अफगानिस्तान में एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट पावर में आती है तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर इंडिया अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो पीओके को कैप्चर करने में भी आसानी होगी। फाइनली, ग्लोबल सपोर्ट इंडिया के सभी मूव्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अफगानिस्तान में यूएसए की मदद करें तो यूएसए अफगानिस्तान से क्विकली विड्रॉ कर सकता है और उन्हें इंडिया के रूप में एक रीजनल पावर मिल जाएगा। बदले में यूएसए इंडिया को पीओके पर ग्लोबल सपोर्ट दिलाने में हेल्प कर सकता है। चाइना पाक नेक्सस के अगेंस्ट इंडिया ऑलरेडी यूएसए के साथ क्वाड में इंगेज कर रहा है। क्वाड के साथ इंप्रूविंग रिलेशंस को भी इंडिया ग्लोबल लेवल पर लेवरेज कर सकता है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस पार्ट को इंडिया अगर मेयरली एक्वायर करता है तो ये गारंटी नहीं है कि लास्टिंग पीस इंश्योर होगा। इंडिया ऑलमोस्ट 35% बजट डिफेंस पर स्पेंड करता है, जिसका मेजॉरिटी शेयर जम्मू एंड कश्मीर में जाता है। ये डिफेंस बजट कश्मीर इंसर्जेंट्स और पाक सपोर्टेड टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए होता है। अगर हम पीओके को मिलिटरीली एक्वायर करेंगे तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि इंसर्जेंसी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इस मिलिट्री एक्विजिशन से नेशनल रिसोर्सेज डाइवर्ट हो सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर पड़ेगा। फाइनली, आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद ये बेटर होगा कि इंडिया पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्टेबलाइज और डेवलप करे। यहाँ का डेवलपमेंट और पीपल सपोर्ट इंडिया को पीओके को वापस कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा और फ्यूचर पीस इंश्योर करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। इन टोटलिटी, सभी रीजनल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके भी हम पीओके पर एक यूनाइटेड नेशनल स्टैंड ले सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? इन बताए गए मेथड्स के अलावा और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं पीओके को वापस पाने में? और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमारे द्वारा मेंशन हैं उसमें क्या क्या डिबेट के पॉइंट्स उठ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो ये थे सब प्लान्स कि कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया एनेक्स कर सकता है। कुछ इन्होंने हिस्ट्री बताई, कुछ इन्होंने फैक्ट्स बताए, लेकिन पूरी हिस्ट्री न्यूट्रल रह कर नहीं बताई, जो कि मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। बात ये नहीं कि पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एनेक्स करेगा कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एनेक्स करेगा। बात ये है कि कश्मीरी पीपल्स का क्या होगा। अब हिस्ट्री इन्होंने ये बताई कि कश्मीरी जो लीडर था, यानी कि जो स्टेट हरी सिंह या जो भी था महाराजा, उन्होंने एनेक्स किया इंडिया के साथ। इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और पाकिस्तान को वहाँ पर रोक दिया। पाकिस्तानी जो पश्तून कबाइल्स थे जो कि एनेक्स कर रहे थे, जो कि आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्योंकि उन्होंने एनेक्स किया था। अब वहाँ पर LOC बन गई शिमला माहदे के तहत। लेकिन 1947 में जब इंडियन यूनाइटेड नेशन में गए कश्मीर इशू के लेकर, वो ओबियसली इसलिए गए होंगे क्योंकि वो वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उन्होंने रोक दिया था तो तब ही पीओके एनेक्स कर लेते। वॉर हो रही थी, यूनाइटेड नेशन में ना जाते। यूनाइटेड नेशन में तब ही गए जब उनको पता लगा कि वॉर बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी और उसमें हो सकता है कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी कहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ ना चले जाए। इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। ये एक न्यूट्रल आप पॉइंट सोचें कि शायद इसलिए इंडिया गया हो। अब जब चले गए तो यूनाइटेड नेशन ने कहा इनके बकौल कि पाकिस्तानी ट्रूप्स हट जाएं, इंडियन ट्रूप्स वहीं पर रहे और फिर प्लेबिसाइड होगा, यानी कि वोटिंग सिस्टम होगा, रेफरेंडम होगा, कश्मीरी पीपल क्या चाहते हैं। अब इनका कहना है कि इंडियन ने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स पीछे नहीं हटे। चले ये मान लेते पाकिस्तानी ट्रूप पीछे नहीं हटे, लेकिन इंडिया का तो आज तक पॉइंट ही नहीं है कि ये कि हमने रेफरेंडम करवाना है। पाकिस्तान तो आज भी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहता है कि रेफरेंडम करवाओ। पाकिस्तान कभी नहीं कहता कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान लेना चाहता है। पाकिस्तान को ऑफिशियली स्टैंड अभी भी यही है कि रेफरेंडम होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की करारदाद रेजोल्यूशंस के मुताबिक। और कौन करवाएगा? यूनाइटेड नेशन करवाएगा, कोई बायलैटरल कंट्री नहीं करवाएगी। अब एक पॉइंट इनका ये है कि शिमला माहदे के अंदर क्योंकि लिखा गया कि पाकिस्तान इंडिया मुत्तफिक हो गए कि इसको बायलैटरली हल किया जाएगा। चलें, यूनाइटेड नेशन का किरदार ख़त्म हो गया 1972 में इनके बकौल। लेकिन अब 2019 5 अगस्त को इन्होंने 370 रिवोक कर दिया। ये क्यों किया? कि एक इंडिविजुअल कंट्री चाहती है कि ये नहीं जी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का है और पीओके भी इंडिया का ही है। एक कंट्री का फैसला है।
बायलैटरल तो यहाँ पर भी ना हुआ, यहाँ पर तो इंडिविजुअल हुआ स्टैंड। और जो गिलगित बल्तिस्तान को आप कह रहे हैं कि 5th प्रोविंस पाकिस्तान बना रहा है, और गिलगित बल्तिस्तानी इन दी एंड इन्होंने जो एक प्लान बताया कि वो भी काफ़ी नाराज़ है, तो उनको इंडिया की तरफ खींचा जाए। तो नाराज़ इन्होंने खुद ही बताया ना कि उसको पार्ट नहीं बनाया गया पाकिस्तान का अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक चाहता था कि इनको स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल स्टेट का दिया जाए रहे और यूनाइटेड नेशन रेफरेंडम करवाए। लेकिन क्योंकि जब 370 रिवॉक कर दिया इंडिया ने, पाकिस्तान की ज़रूरत बन गया था गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना पार्ट बनाना है ऑफिशियली, तो इसलिए 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया। और अभी भी कुछ ना कुछ उनकी कानूनी लीगली फॉर्मेलिटीज़ अभी भी रहती है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सेनेट की जो उनकी सीट्स हैं, नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, अभी वहाँ से नहीं आई। अभी सिर्फ उनके प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं, अभी प्रॉपर हुआ नहीं, तो वो भी होना है। लेकिन वो तब हुआ जब इंडिया ने इंडिविजुअली अपना 370 आर्टिकल रिवॉक किया जम्मू एंड कश्मीर से। तो ना इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को माना, हिस्टोरिकली इन्होंने खुद ही कहा ना, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर उधर यूनाइटेड नेशन में गए तो यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया रेफरेंडम का। चले पाकिस्तानी ट्रूप्स नहीं हटे, लेकिन उसको टेबल पर बैठ के हल किया जा सकता था, यूनाइटेड नेशन करवा सकती थी हल। बाद में इंडिया अभी भी जाकर कहे यूनाइटेड नेशन को, भाई पाकिस्तानी ट्रूप्स को हटाओ, हमने यहाँ पर रेफरेंडम करवाना है, यानी कि यूनाइटेड नेशन रेफरेंडम करवाए, पाकिस्तानी ट्रूप्स हट जाएंगे। नहीं, तब नहीं हटे थे। अब कोई ना कोई जो भी टॉक होगी वो तो बैठ के होगी ना। तो मेरा कहना है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को नहीं माना। फिर जो 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट था, बायलैटरल इशू, कि ये बायलैटरल इशू हम इनको इकट्ठे सिर्फ 2 कंट्रीज़ बैठ के हल करेंगे, कोई तीसरी कंट्री नहीं होगी, कोई यूनाइटेड नेशन नहीं होगा। तो अब इंडिया ना पहले यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मान रहा था, अब तो बायलैटरल भी नहीं मान रहा। अब तो वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है, और इंडिविजुअल जैसे कि इस वीडियो के अंदर प्लान्स है कि किस किस तरह से हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एनेक्स कर सकते हैं। वहाँ पे कहीं पे भी कश्मीरी पीपल्स की राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं हो रही कि कश्मीरी पीपल क्या चाहते हैं, कश्मीरी अवाम क्या चाहती है। कश्मीरी अवाम रेफरेंडम चाहती है। हो सकता है कश्मीरी अवाम चाहे कि वो एक इंडिविजुअल आज़ाद कंट्री की हैसियत से रहना चाहती हो। रेफरेंडम सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। रेफरेंडम में ये भी है कि क्या कश्मीरी अवाम एक आज़ाद वतन चाहती है। तो इन दी एंड अगर न्यूट्रल रह कर सोचा जाए तो कोई भी मसला है, एक ज़मीन का मसला, तो उस ज़मीन के रहने वाले एंशियंट पीपल कश्मीरी अवाम से तो राय ले ली जाए। आपने 370 रिवॉल्व किया, कर्फ्यू लगा दिया, तमाम लीडर्स को 1 साल 1.5 साल के लिए आपने नज़रबंद कर दी। अब आकर उनको छोड़ा है और अब आकर मीटिंग किया, और 2 सालों में 370 रिवॉल्व करने के बाद 2 सालों में पहली मीटिंग अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीरी लीडर से किया। हालांकि वो तमाम कश्मीरी लीडर्स नहीं हैं। कहा जाता है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ में तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी तो है। हुर्रियत के लीडर्स कहाँ पर है, मीर वाइस फारूक कहाँ पर है, यासीन मलिक कहाँ पर है। तो ऑल पार्टीज़ तो फिर भी ना हुई। तो कश्मीरी अवाम को राइट देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, या एक आज़ाद कंट्री रहना है। ये नहीं कि इंडिया को क्या क्या इंडिया करे कि POK एनेक्स हो जाए इंडिया के साथ, या पाकिस्तान क्या करे कि एनेक्स हो जाए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर न्यूट्रल हिस्टोरियन के हिसाब से देखा जाए तो कश्मीरी पीपल्स का राइट है कि वो डिसाइड करेंगे क्या चाहिए उनको। और जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होते रहे। और अगर आप स्पेसिफिक इंडियन वीडियो या कोई भी वीडियोस पे पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ।